संसदीय कार्यवाही के साधन। प्रश्नकाल। संसद का पहला घंटा प्रश्नकाल के लिए होता है। इस दौरान सदस्य प्रश्न पूछते हैं और सामान्यतः मंत्री उत्तर देते हैं। प्रश्न तीन तरह के होते हैं: तारांकित, अतारांकित तथा अल्प सूचना वाले प्रश्न। तारांकित प्रश्नों का उत्तर मौखिक दिया जाता है। इसके बाद पूरक प्रश्न पूछे जाते हैं। दूसरी ओर अतारांकित प्रश्नों के मामले में लिखित रिपोर्ट आवश्यक होती है, इसलिए इसके बाद पूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते। अल्प सूचना के प्रश्न में वे प्रश्न होते हैं जिन्हें कम से कम 10 दिन की नोटिस देकर पूछा जाता है। इनका उत्तर भी मौखिक दिया जाता है। मंत्रियों के अतिरिक्त प्राइवेट सदस्यों से भी प्रश्न किए जा सकते हैं। इस प्रकार कोई प्रश्न किसी प्राइवेट सदस्य को भी संबोधित हो सकता है। यदि प्रश्न की विषय वस्तु किसी विधेयक, संकल्प अथवा सदन की कार्यवाही से संबंधित अन्य मामलों से जुड़ी हो जिसके लिए सदस्य उत्तरदायी हैं, ऐसे प्रश्न से संबंधित प्रक्रिया वैसी ही होगी जैसी कि किसी मंत्री से पूछे जाने के लिए होती है। तारांकित, अतारांकित, अल्प सूचना प्रश्न तथा प्राइवेट सदस्यों से प्रश्नों की सूची क्रमशः हरे, सफ़ेद, हल्के गुलाबी तथा पीले रंग में छपी होती है ताकि वे एक दूसरे से अलग दिखें। शून्यकाल। प्रश्नकाल की तरह प्रक्रिया के नियमों में शून्यकाल का उल्लेख नहीं है। इस तरह यह अनौपचारिक साधन है जिसमें संसद सदस्य बिना पूर्व सूचना के मामले उठा सकते हैं। शून्यकाल प्रश्नकाल के तुरंत बाद शुरू होता है और इसे सदन के नियमित कार्य के कार्यकृत के साथ किया जाता है। दूसरे शब्दों में प्रश्नकाल और कार्यक्रम तय करने के मध्य के समय को शून्यकाल कहते हैं। संसदीय प्रक्रिया में यह नवसार भारत की देन है तथा यह वर्ष 1962 से जारी है। प्रस्ताव। लोक महत्व के किसी मामले पर बिना पीठासीन अधिकारी की स्वीकृति के बिना बहस नहीं की जा सकती है। विभिन्न विषयों पर सदन अपना मत या निर्णय किसी मंत्री या गैर सरकारी सदस्य द्वारा लाए गए प्रस्ताव को स्वीकृत या अस्वीकृत कर देता है। सदस्यों द्वारा चर्चा के लिए लाए गए प्रस्तावों को 3 प्रमुख श्रेणियां हैं। महत्वपूर्ण प्रस्ताव। यह एक स्वयं वर्णित स्वतंत्र प्रस्ताव है जिसके तहत बहुत महत्वपूर्ण मामले जैसे राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाना आदि शामिल है। स्थापन प्रस्ताव। यह वह प्रस्ताव है जो मूल प्रस्ताव का स्थान लेता है। यदि सदन इसे स्वीकार कर लेता है तो मूल प्रस्ताव स्थगित हो जाता है। पूरक प्रस्ताव। यह ऐसा प्रस्ताव है जिसका स्वयं कोई अर्थ नहीं होता है। इसे सदन में तब तक पारित नहीं किया जा सकता जब तक इसके मूल प्रस्ताव का संदर्भ न हो। इसकी 3 श्रेणियां होती हैं। सहायक प्रस्ताव। इसे नियमित प्रक्रिया के रूप में विभिन्न कार्यों के संपादन में इस्तेमाल किया जाता है। स्थान लेने वाला प्रस्ताव। इसे वाद विवाद के दौरान किसी अन्य मामले के संबंध में लाया जाता है और यह उस मामले का स्थान लेने के लिए लाया जाता है। संशोधन। यह मूल प्रस्ताव के केवल भाग को परिवर्तित या स्थान लेने के लिए लाया जाता है। कटौती प्रस्ताव। यह प्रस्ताव किसी सदस्य द्वारा वाद विवाद को समाप्त करने के लिए लाया जाता है। यदि प्रस्ताव स्वीकृत हो जाए तो वाद विवाद को रोककर इसे मतदान के लिए रखा जाता है। सामान्यतः 4 प्रकार की कटौती प्रस्ताव होते हैं। साधारण कटौती। यह वह प्रस्ताव होता है जिसे किसी सदस्य की ओर से रखा जाता है कि इस मामले पर पर्याप्त चर्चा हो चुकी है, अब इसे मतदान के लिए रखा जाए।
घटकों में कटौती। इस मामले में किसी प्रस्ताव का चर्चा से पूर्व विधेयक या लंबे संकल्पों का एक समूह बना लिया जाता है। वाद विवाद में इस भाग पर पूर्ण के रूप में चर्चा की जाती है और संपूर्ण भाग को मतदान के लिए रखा जाता है। कंगारू कटौती। इस प्रकार के प्रस्ताव में केवल महत्वपूर्ण खंडों पर ही बहस हो और मतदान होता है और शेष खंडों को छोड़कर दिया जाता है और उन्हें पारित मान लिया जाता है। गिलोटीन प्रस्ताव। जब किसी विधेयक या संकल्प के किसी भाग पर चर्चा नहीं हो पाती तो उस पर मतदान से पूर्व चर्चा कराने के लिए इस प्रकार का प्रस्ताव लाया जाता है। विशेषाधिकार प्रस्ताव। यह किसी मंत्री द्वारा संसदीय विशेषाधिकारों के उल्लंघन से संबंधित है। यह किसी सदस्य द्वारा पेश किया जाता है जब सदस्य यह महसूस करता है कि सही तथ्यों को प्रकट नहीं कर या गलत सूचना देकर किसी मंत्री ने सदन या सदन के एक या अधिक सदस्यों के विशेषाधिकार का उल्लंघन किया है। इसका उद्देश्य संबंधित मंत्री की निंदा करना है। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। इस प्रस्ताव द्वारा सदन का कोई सदस्य सदन के पीठासीन अधिकारी की अग्रिम अनुमति से किसी मंत्री का ध्यान अविलंबनीय लोक महत्व के किसी मामले पर आकृष्ट कर सकता है। शून्यकाल की तरह ही संसदीय प्रक्रिया में यह भारतीय नवाचार है जो 1954 से अस्तित्व में है। शून्यकाल से विपरीत प्रक्रिया नियमों में इसका उल्लेख है। स्थगन प्रस्ताव। यह किसी अविलंबनीय लोक महत्व के मामले पर सदन में चर्चा करने के लिए सदन की कार्यवाही को स्थगित करने का प्रस्ताव है। इसके लिए 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है। यह प्रस्ताव लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों में पेश किया जा सकता है। सदन का कोई भी सदस्य इस प्रस्ताव को पेश कर सकता है। स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा 2.5 घंटे से कम नहीं हो सकती है। सदन की कार्यवाही के लिए स्थगन प्रस्ताव को निम्न सीमाएं भी हैं। इसके माध्यम से ऐसे मुद्दों को ही उठाया जा सकता है जो कि निश्चित तथ्यात्मक, अत्यंत जरूरी एवं लोक महत्व के हों। इसमें एक से अधिक मुद्दों को शामिल नहीं किया जाता है। इसके माध्यम से वर्तमान घटनाओं के किसी महत्वपूर्ण विषय को ही उठाया जा सकता है, न कि साधारण महत्व के विषय को। इसके माध्यम से विशेषाधिकार के प्रश्न को नहीं उठाया जा सकता है। इसके माध्यम से ऐसे किसी भी विषय पर चर्चा नहीं की जा सकती है जिस पर उसी सत्र में चर्चा हो चुकी है। इसके माध्यम से किसी ऐसे विषय पर चर्चा नहीं की जा सकती है जो न्यायालय में विचाराधीन हो। इसे किसी पृथक प्रस्ताव के माध्यम से उठाए गए विषयों को पुनः उठाने की अनुमति नहीं होती है। अविश्वास प्रस्ताव। संविधान के अनुच्छेद 75 में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। इसका अभिप्राय है कि मंत्रिपरिषद तभी तक है जब तक कि उसे सदन में बहुमत प्राप्त है। दूसरे शब्दों में लोकसभा मंत्रिमंडल को अविश्वास प्रस्ताव पारित कर हटा सकती है। प्रस्ताव के समर्थन में 50 सदस्यों की सहमति अनिवार्य है। विश्वास प्रस्ताव। खंडित जनादेश के परिणाम स्वरूप त्रिशंकु संसद, अल्पमत सरकार तथा गठबंधन सरकार आदि परिस्थितियों से निपटने के लिए एक प्रक्रियात्मक उपाय के तौर पर विश्वास प्रस्ताव का प्रावधान किया गया है। क्षीण बहुमत वाली सरकारों को सदन में बहुमत सिद्ध करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित किया जाता है।
जो भी सरकार एक समय होती है, कभी कभी स्वयं बहुमत सिद्ध करने के लिए विश्वास प्रस्ताव लाती है। यदि यह विश्वास प्रस्ताव गिर जाता है तब सरकार भी गिर जाती है। निंदा प्रस्ताव अविश्वास प्रस्ताव से अलग है, जैसा कि तालिका में दिया गया है। धन्यवाद प्रस्ताव प्रत्येक आम चुनाव के पहले सत्र एवं वित्तीय वर्ष के पहले सत्र में राष्ट्रपति सदन को संबोधित करता है। अपने संबोधन में राष्ट्रपति पूर्ववर्ती वर्ष और आने वाले वर्ष में सरकार की नीतियों एवं योजनाओं का खाका खींचता है। राष्ट्रपति के इस संबोधन को ब्रिटेन का राजा के भाषण से लिया गया है। दोनों सदनों में इस पर चर्चा होती है। इसी को धन्यवाद प्रस्ताव कहा जाता है। बहस के बाद प्रस्ताव को मत विभाजन के लिए रखा जाता है। इस प्रस्ताव का सदन में पारित होना आवश्यक है, नहीं तो इसका तात्पर्य सरकार का पराजित होना है। राष्ट्रपति का यह प्रारंभिक भाषण सदस्यों को चर्चा तथा वाद विवाद के मुद्दे उठाने और त्रुटियों और कमियों हेतु सरकार और प्रशासन की आलोचना का अवसर उपलब्ध कराता है। अनियत दिवस यह एक ऐसा प्रस्ताव है जिसे अध्यक्ष चर्चा के लिए बिना तिथि निर्धारित किए रखता है। अध्यक्ष सदन के नेता से चर्चा करके या सदन का कार्य मंत्रणा समिति की अनुशंसा से इस प्रकार के प्रस्ताव के लिए कोई दिन या समय नियत करता है। विलंबकारी प्रस्ताव यह किसी विधेयक प्रस्ताव संकल्प पर जारी बहस अथवा चर्चा का स्थगन प्रस्ताव है, अथवा सदन के विचारार्थ किसी कार्य की प्रगति को धीमा करने अथवा विलंबित करने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला प्रस्ताव है। यह किसी सदस्य द्वारा किसी प्रस्ताव के पेश होने के बाद किसी भी समय लाया जा सकता है। विलंबकारी प्रस्ताव पर चर्चा इस प्रस्ताव में अंतर्निहित विषय पर ही सीमित रखी जाती है। यदि लोकसभा अध्यक्ष सभापति की राय में ऐसा प्रस्ताव सदन में नियमों का दुरुपयोग है तो वह तुरंत इस पर प्रश्न कर सकते हैं अथवा प्रश्न पूछने से मना कर सकते हैं। औचित्य प्रश्न जब सदन संचालन के सामान्य नियमों का पालन नहीं करता है तो एक सदस्य औचित्य प्रश्न के माध्यम से सदन का ध्यान आकर्षित कर सकता है। यह सामान्यतः विपक्षी सदस्य द्वारा सरकार पर नियंत्रण के लिए उठाया जाता है। यह सदन का ध्यान आकर्षित करने की एक असाधारण युक्ति है, क्योंकि यह सदन की कार्यवाही को समाप्त करती है। औचित्य प्रश्न में यद्यपि किसी तरह की बहस की अनुमति नहीं होती है। आधे घंटे की बहस यह पर्याप्त लोक महत्व के मामलों आदि पर चर्चा के लिए है। अध्यक्ष ऐसी बहस के लिए सप्ताह में 3 दिन निर्धारित कर सकता है। इसके लिए सदन में कोई औपचारिक प्रस्ताव या मतदान नहीं होता। अल्पकालिक चर्चा इसे 2 घंटे का चर्चा भी कहते हैं। क्योंकि इस तरह की चर्चा के लिए 2 घंटे से अधिक का समय नहीं लगता। संसद सदस्य किसी जरूरी सार्वजनिक महत्व के मामले को बहस के लिए रख सकते हैं। अध्यक्ष 1 सप्ताह में इस पर बहस के लिए 3 दिन उपलब्ध करा सकता है। विशेष उल्लेख ऐसा मामला जो औचित्य प्रश्न नहीं है उसे प्रश्नकाल के दौरान नहीं उठाया जाता। आधे घंटे की बहस जिसमें कई सारे मामले शामिल हैं, इसे विशेष उल्लेख के तहत राज्यसभा में उठाया जाता है। यह लोकसभा में नियम 377 के अधीन नोटिस कहा जाता है।
संकल्प। साधारण लोक महत्व के मामले पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करने के लिए कोई सरकार सदस्य संकल्प ला सकता है। किसी समय द्वारा प्रस्तावित संकल्प या संकल्प के संशोधन को सभा की अनुमति के बिना वापस नहीं किया जा सकता। संकल्पों को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। गैर सरकारी सदस्यों का संकल्प। यह संकल्प गैर सरकारी द्वारा लाया जा सकता है। इस पर बहस केवल वैकल्पिक शुक्रवार एवं दोपहर बाद बैठक में की जा सकती है। सरकारी संकल्प। यह संकल्प मंत्री द्वारा लाया जाता है। इसे किसी भी दिन सोमवार से गुरुवार तक लाया जा सकता है। सांविधिक संकल्प। इसे या तो गैर सरकारी सदस्य द्वारा या मंत्री द्वारा लाया जा सकता है। इसे ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसे संविधान के उपबंध या नियम अधिनियम के तहत लाया जा सकता है। संकल्प प्रस्तावों से निम्नांकित संदर्भों में भिन्न होते हैं। सभी संकल्प महत्वपूर्ण प्रस्तावों की ही श्रेणी में आते हैं। इसका अर्थ है प्रत्येक संकल्प एक विशिष्ट प्रकार का प्रस्ताव होता है। यह अनिवार्य नहीं है सभी प्रस्ताव महत्वपूर्ण हो। इसके अतिरिक्त यह भी अनिवार्य नहीं है कि सभी प्रस्तावों को सभा की स्वीकृति के लिए रखा जाए। अब थोड़ा सा ये देख लेते हैं निंदा प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव। निंदा प्रस्ताव। लोकसभा में इसे स्वीकारने का कारण बताना अनिवार्य है। लोकसभा में इसे स्वीकार करने का कारण बताना आवश्यक नहीं है। यह किसी एक मंत्री या मंत्रियों के समूह या पूरे मंत्रिपरिषद के विरुद्ध लाया जा सकता है। यह सिर्फ पूरे मंत्रिपरिषद के विरुद्ध ही लाया जा सकता है। यह मंत्रिपरिषद की कुछ नीतियों या कार्य के खिलाफ निंदा के लिए लाया जाता है। यह मंत्रिपरिषद में लोकसभा के विश्वास के निर्धारण हेतु लाया जाता है। यदि यह लोकसभा में पारित हो जाए तो मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना आवश्यक नहीं है। यदि यह लोकसभा में पारित हो जाए तो मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना ही पड़ता है। यद्यपि युवा संसद। युवा संसद की योजना चौथे अखिल भारतीय व्हीप सम्मेलन की अनुशंसा पर प्रारंभ की गई। इसके उद्देश्य हैं यह युवा पीढ़ी को संसद की कार्यवाही से अवगत कराता है, युवाओं के मस्तिष्क को अनुशासन एवं संबद्ध तथ्यों से परिचित कराता है। यह छात्र समुदाय में लोकतंत्र के आधारभूत मूल्यों को समझाता है ताकि उन्हें लोकतांत्रिक संस्थानों के कार्य की सही जानकारी मिल सके। इस योजना को समझाने के लिए संसदीय कार्य मंत्रालय राज्यों को जरूरी प्रशिक्षण व योजना को लागू करने के लिए प्रोत्साहित करता है। संसद में विधायी प्रक्रिया। विधायी प्रक्रिया संसद के दोनों सदनों में संपन्न होती है। प्रत्येक सदन में हर विधेयक समान चरणों के माध्यम से पारित होता है। संसद में पेश होने वाले विधेयक 2 तरह के होते हैं, एक सरकारी विधेयक और एक गैर सरकारी विधेयक। इन्हें क्रमशः सरकारी विधेयक एवं गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक भी कहा जाता है। यद्यपि दोनों समान प्रक्रिया के तहत सदन में पारित होते हैं, किंतु उनमें विभिन्न प्रकार का अंतर होता है। संसद में प्रस्तुत विधेयकों को निम्न 4 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। साधारण विधेयक वित्तीय विषयों के अलावा अन्य सभी विषयों से संबद्ध विधेयक साधारण विधेयक कहलाते हैं। धन विधेयक। ये विधेयक वित्तीय विषयों तथा करारोपण, लोक व्यय इत्यादि से संबंधित होते हैं। वित्त विधेयक। ये विधेयक भी वित्तीय विषयों से ही संबंधित होते हैं।
परंतु धन विधेयकों से कैसे भिन्न होते हैं? संविधान संशोधन विधेयक। ये विधेयक संविधान के उपबंधों में संशोधन से संबंधित होते हैं। संविधान में सभी 4 प्रकार के विधेयकों के संबंध में अलग अलग प्रकार की प्रक्रिया विहित की गई है। यहाँ साधारण वित्त एवं धन विधेयक से संबंधित प्रक्रिया का वर्णन किया जा रहा है। संविधान संशोधन विधेयक की चर्चा अध्याय 10 में की गई है। साधारण विधेयक। प्रत्येक साधारण विधेयक संविधि पुस्तक में स्थान पाने से पूर्व संसद में निम्न 5 चरणों से गुजरता है। प्रथम पाठन। साधारण विधेयक संसद के किसी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। यह विधेयक मंत्री या सदस्य किसी के द्वारा भी प्रस्तुत किया जा सकता है। जब कोई सदस्य में यह विधेयक प्रस्तुत करना चाहता है तो उसे पहले सदन को इसकी अग्रिम सूचना देनी पड़ती है। जब सदन इस विधेयक को प्रस्तुत करने की अनुमति दे देता है तो प्रस्तुतकर्ता इस विधेयक का शीर्षक एवं इसका उद्देश्य बताता है। इस चरण में विधेयक पर किसी प्रकार की चर्चा नहीं होती है। बाद में इस विधेयक को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है। यदि विधेयक प्रस्तुत करने से पहले ही राजपत्र में प्रकाशित हो जाए तो विधेयक के संबंध में सदन की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। विधेयक का प्रस्तुतिकरण एवं उसका राजपत्र में प्रकाशित होना ही प्रथम पाठन कहलाता है। द्वितीय पाठन। इस चरण में विधेयक की न केवल सामान्य बल्कि विस्तृत समीक्षा की जाती है। थोड़ा सा ये देख लेते हैं। सरकारी विधेयक बना गैर सरकारी विधेयक। सरकारी विधेयक इसे संसद में मंत्री द्वारा पेश किया जाता है। गैर सरकारी इसे संसद में मंत्री के अलावा किसी भी सदस्य द्वारा पेश किया जाता है। यह सरकार की नीतियों को प्रदर्शित करता है। यह सार्वजनिक मामले पर विपक्षी दल के मंतव्य को प्रदर्शित करता है। संसद द्वारा इसके पारित होने की पूरी उम्मीद होती है। इसके संसद में पारित होने की कम उम्मीद होती है। सदन द्वारा अस्वीकृत होने पर सरकार को इस्तीफा देना पड़ सकता है। इसे अस्वीकृत होने पर सरकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सदन में पेश करने के लिए 7 दिनों का नोटिस होना चाहिए। सदन में पेश करने के लिए ऐसे प्रस्ताव के लिए 1 माह का नोटिस होना चाहिए। इसे संबंधित विभाग द्वारा विधि विभाग के परामर्श से पेश किया जाता है। इसका निर्माण संबंधित सदस्य की जिम्मेदारी होती है। इस चरण में विधेयक को अंतिम रूप प्रदान किया जाता है। विधेयक के प्रस्तुतिकरण की दृष्टि से यह सबसे महत्वपूर्ण चरण है। वास्तव में इस चरण के 3 उपचरण हैं, जिसके नाम हैं साधारण बहस की अवस्था, समिति द्वारा जांच एवं विचारणीय अवस्था। साधारण बहस की अवस्था। साधारण बहस की अवस्था। विधेयक की छपी हुई प्रतियां सभी सदस्यों के बीच वितरित कर दी जाती हैं। सामान्यतः विधेयक के सिद्धांत एवं उपबंधों पर चर्चा होती है, लेकिन विधेयक पर विस्तार से विचार विमर्श नहीं किया जाता। इस चरण में संसद निम्न 4 में से कोई कदम उठा सकता है। इस पर तुरंत चर्चा कर सकता है या इसके लिए कोई अन्य तिथि नियत कर सकता है। इसे सदन की प्रवर समिति को सौंपा जा सकता है। इसे दोनों सदनों की संयुक्त समिति को सौंपा जा सकता है। इसे जनता के विचार जानने के लिए सार्वजनिक किया जा सकता है।
प्रवर समिति में उस सदन के सदस्य होते हैं जहां विधेयक लाया गया था, और संयुक्त समिति में दोनों सदनों के सदस्य होते हैं। समिति अवस्था। सामान्यतः विधेयक को सदन की एक प्रवर समिति को सौंप दिया जाता है। यह समिति विस्तार पूर्वक विधेयक पर खंडवार विचार करती है, लेकिन वह इसके मूल विषय में परिवर्तन नहीं करती। समीक्षा एवं परिचर्चा के विपरीत समिति विधेयक को वापस सदन को सौंप देती है। विचार विमर्श की अवस्था। प्रवर समिति से विधेयक प्राप्त होने के उपरांत सदन द्वारा भी विधेयक के समस्त उपबंधों की समीक्षा की जाती है। विधेयक के प्रत्येक उपबंध पर खंडवार चर्चा एवं मतदान होता है। इस अवस्था में सदस्य संशोधन भी प्रस्तुत कर सकते हैं, और यदि संशोधन स्वीकार हो जाते हैं तो वे विधेयक का हिस्सा बन जाते हैं। तृतीय पाठन। इस चरण में केवल विधेयक को स्वीकार या अस्वीकार करने के संबंध में चर्चा होती है तथा विधेयक में कोई संशोधन नहीं किया जा सकता है। यदि सदन का बहुमत इसे पारित कर देता है तो विधेयक पारित हो जाता है। इसके उपरांत उस सदन के पीठासीन अधिकारी द्वारा विधेयक पर विचार एवं स्वीकृति के लिए उसे दूसरे सदन में भेजा जाता है। दोनों सदन द्वारा पारित होने के उपरांत इसे संसद द्वारा पारित समझा जाता है। दूसरे सदन में विधेयक। एक सदन से पारित होने के उपरांत दूसरे सदन में भी विधेयक का प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पाठन होता है। इस संबंध में दूसरे सदन के समक्ष निम्न 4 विकल्प होते हैं। यह विधेयक को उसी रूप में पारित कर प्रथम सदन को भेज सकता है, अर्थात बिना संशोधन के। यह विधेयक को संशोधन के साथ पारित करके प्रथम सदन को पुनः विचारार्थ भेज सकता है। यह विधेयक को अस्वीकार कर सकता है। यह विधेयक पर किसी भी प्रकार की कार्यवाही न करके उसे लंबित कर सकता है। यदि दूसरा सदन किसी प्रकार के संशोधन के साथ विधेयक को पारित कर देता है या प्रथम सदन उन संशोधनों की स्वीकार कर लेता है तो विधेयक दोनों सदनों द्वारा पारित समझा जाता है तथा इसे राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेज दिया जाता है। दूसरी ओर, यदि द्वितीय सदन द्वारा किए गए संशोधनों को प्रथम सदन अस्वीकार कर देता है या द्वितीय सदन विधेयक को पूर्ण रूपेण अस्वीकृत कर देता है या द्वितीय सदन 6 मास तक कोई कार्यवाही नहीं करता है तो गतिरोध की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इस तरह के गतिरोध को समाप्त करने हेतु राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है। यदि उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों का बहुमत इस संयुक्त बैठक में विधेयक को पारित कर देता है तो उसे दोनों सदनों द्वारा पारित समझा जाता है। राष्ट्रपति की स्वीकृति। संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। इस समय राष्ट्रपति के समक्ष 3 प्रकार के विकल्प होते हैं। वह विधेयक को स्वीकृति दे सकता है, वह स्वीकृति देने हेतु विधेयक को रोक सकता है, या वह पुनर्विचार हेतु विधेयक को सदन को वापस लौटा सकता है। यदि राष्ट्रपति विधेयक को स्वीकृति दे देता है तो यह अधिनियम बन जाता है, किंतु यदि राष्ट्रपति इसे अस्वीकार कर देता है तो यह निरस या समाप्त हो जाता है। यदि राष्ट्रपति विधेयक को पुनर्विचार हेतु सदन को वापस भेजता है और सदन संशोधन के या बिना संशोधन किए उसे राष्ट्रपति को दोबारा भेजता है तो राष्ट्रपति इस पर सहमति देने हेतु बाध्य होता है। इस प्रकार राष्ट्रपति वास्तव में निलंबनकारी वीटो का ही प्रयोग कर सकता है। धन विधेयक। संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। इसके अनुसार कोई विधेयक तब धन विधेयक माना जाएगा जब उसमें निम्न वर्णित
एक या अधिक या समस्त उपबंध होंगे। किसी कर का अधिरोपण, उत्सादन, परिहार, परिवर्तन या विनियमन। केंद्रीय सरकार द्वारा उधार लिए गए धन का विनियमन। भारत की संचित निधि या आकस्मिकता निधि की अभिरक्षा। ऐसी किसी निधि में धन जमा करना या उसमें से धन निकालना। भारत की संचित निधि से धन का विनियोग। भारत की संचित निधि पर भारित किसी व्यय की उद्घोषणा या इस प्रकार के किसी व्यय की राशि में वृद्धि। भारत की संचित निधि या लोक लेखे में किसी प्रकार के धन की प्राप्ति या अभिरक्षा या इनसे व्यय या इनका केंद्र या राज्यों की निधियों का लेखा परीक्षण या उपरोक्त विनिर्दिष्ट किसी विषय का आनुषंगिक कोई विषय। यद्यपि कोई विधेयक केवल निम्न कारणों से धन विधेयक नहीं माना जाएगा कि वह जुर्मानों या अन्य धन शास्तियों का अधिरोपण करता है, या अनुज्ञप्तियों के लिए फीसों या की गई सेवाओं के लिए फीसों की मांग करता है, या किसी स्थानीय प्राधिकारी या निकाय द्वारा स्थानीय प्रयोजनों के लिए किसी कर के अधिरोपण, उत्सादन, परिहार, परिवर्तन या विनियमन का उपबंध करता है। धन विधेयक के संबंध में लोकसभा के अध्यक्ष का निर्णय अंतिम निर्णय होता है। उसके निर्णय को किसी न्यायालय, संसद या राष्ट्रपति द्वारा चुनौती नहीं दी जा सकती है। जब धन विधेयक राज्यसभा एवं राष्ट्रपति के पास स्वीकृति हेतु जाता है तो लोकसभा अध्यक्ष इसे धन विधेयक के रूप में पृष्ठांकन करता है। संविधान में संसद द्वारा धन विधेयक को पारित करने के संबंध में एक विशेष प्रक्रिया विहित है। धन विधेयक केवल लोकसभा में केवल राष्ट्रपति की सिफारिश से ही प्रस्तुत किया जा सकता है। इस प्रकार के प्रत्येक विधेयक को सरकारी विधेयक माना जाता है तथा केवल मंत्री ही प्रस्तुत कर सकता है। लोकसभा में पारित होने के उपरांत इसे राज्यसभा के विचारार्थ भेजा जाता है। राज्यसभा के पास धन विधेयक के संबंध में प्रतिबंधित शक्तियां हैं। यह धन विधेयक को अस्वीकृत या संशोधित नहीं कर सकती। यह केवल सिफारिश कर सकती है। 14 दिन के भीतर उसे इस पर स्वीकृति देनी होती है, अन्यथा वह राज्यसभा द्वारा पारित समझा जाता है। लोकसभा के लिए यह आवश्यक नहीं होता है कि वह राज्यसभा की सिफारिशों को स्वीकार ही करे। यदि लोकसभा किसी प्रकार की सिफारिश को मान लेती है तो फिर इस संशोधित विधेयक को दोनों सदनों द्वारा संयुक्त रूप से पारित समझा जाता है। लेकिन यदि लोकसभा किसी प्रकार की सिफारिश को नहीं मानती है तो फिर इसे मूल रूप से दोनों सदनों द्वारा संयुक्त रूप से पारित समझा जाता है। यदि राज्यसभा इस विधेयक को 14 दिन तक वापस नहीं करती है तो वह दोनों सदनों द्वारा पारित समझा जाता है। धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा की शक्ति काफ़ी सीमित है। दूसरी ओर साधारण विधेयकों के मामले में दोनों सदनों को समान शक्ति प्रदान की गई है। अंततः जब धन विधेयक को राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया जाता है तो वह या तो इस पर अपनी स्वीकृति दे देता है या फिर इसे रोक कर रख सकता है, लेकिन वह किसी भी दशा में इसे विचार के लिए वापस नहीं भेज सकता है। सामान्यतः लोकसभा में प्रस्तुत करने से पहले जब राष्ट्रपति की सहमति ली जाती है तो यह माना जाता है कि राष्ट्रपति इससे सहमत हैं तथा वे इस पर सहमति दे भी देते हैं। साधारण विधेयक एवं धन विधेयक की तुलना की गई है। वित्त विधेयक। साधारणतया वित्त विधेयक उस विधेयक को कहते हैं जो वित्तीय मामलों जैसे राजस्व या व्यय से संबंधित होता है।
इसमें आगामी वित्तीय वर्ष में किसी प्रकार के कर लगाने या कर में संशोधन करने आदि से संबंधित विषय होते हैं। वित्त विधेयक निम्न 3 प्रकार के होते हैं। धन विधेयक अनुच्छेद 110, वित्त विधेयक अनुच्छेद 117, वित्त विधेयक से किन अनुच्छेद 117 का 3। इस वर्गीकरण के अनुसार धन विधेयक वित्त विधेयकों की श्रेणियों में आते हैं। यद्यपि सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं, किंतु सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते हैं। केवल वे वित्त विधेयक ही धन विधेयक होते हैं जिनका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 10 में किया गया है। धन विधेयक को लोकसभा अध्यक्ष द्वारा भी धन विधेयक के रूप में प्रमाणित किया जाता है। वित्त विधेयक फर्स्ट तथा सेकेंड की चर्चा संविधान के अनुच्छेद 17 में की गई है। वित्त विधेयक एक वित्त विधेयक वह विधेयक है जिसमें अनुच्छेद 110 में उल्लिखित सभी मामले होते हैं। इसके अलावा अन्य आय मामले भी जैसे एक विधेयक जिसमें ऋण संबंधी खंड हो लेकिन वह विशिष्ट ऋण से संबंध न हो। वित्त विधेयक 2 रूपों में धन विधेयक के समान है। दोनों लोकसभा में पेश किए जाते हैं। दोनों राष्ट्रपति की सहमति के बाद पेश किए जा सकते हैं। अन्य सभी मामलों में एक वित्त विधेयक वह विधेयक है जिसे वह उसी प्रकार व्यवहृत किया जाता है जैसे कि साधारण विधेयक। तथापि इसे राज्यसभा द्वारा स्वीकार या अस्वीकार किया जा सकता है। हालांकि इस संबंध में किसी भी सदन द्वारा विधेयक में प्रस्तावित कर आदि को तब तक कम या समाप्त नहीं किया जा सकता है जब तक कि राष्ट्रपति इसकी सहमति न दे दे। यानी फैक्स की कमी या समाप्ति के लिए प्रावधान और संशोधन के लिए राष्ट्रपति की सिफारिश की आवश्यकता नहीं है। यदि इस प्रकार के विधेयक में दोनों सदनों के बीच कोई गतिरोध होता है तो राष्ट्रपति दोनों सदनों की गतिरोध को समाप्त करने के लिए संयुक्त बैठक बुला सकता है। जब विधेयक राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया जाता है तो वह या तो विधेयक को अपनी स्वीकृति दे सकता है या उसे रोक सकता है या फिर उसे पुनर्विचार के लिए सदन को वापस कर सकता है। वित्त विधेयक 2 एक वित्त विधेयक 2 में भारत की संचित निधि पर भारित व्यय संबंधी उपबंध होते हैं। इसमें वह कोई मामला नहीं होता है जिसका उल्लेख अनुच्छेद 110 में हो। इसे साधारण विधेयक की तरह प्रयोग किया जाता है। इसके लिए भी वही प्रक्रिया अपनाई जाती है जो साधारण विधेयक के लिए अपनाई जाती है। इस विधेयक की एकमात्र प्रमुख विशेषता यह है कि सदन के किसी भी सदस्य द्वारा इसे तब तक पारित नहीं किया जा सकता है जब तक कि राष्ट्रपति सदन को ऐसा करने की अनुशंसा न दें। वित्त विधेयक 2 को संसद के किसी भी सदन में पुनर्स्थापित किया जा सकता है तथा इसे प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति की सहमति की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरे शब्दों में राष्ट्रपति की अनुशंसा परिचय के स्तर पर नहीं लेकिन विचार के स्तर पर जरूरी है। दोनों ही सदन इसे स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि इस प्रकार के विधेयक में दोनों सदनों के बीच कोई गतिरोध होता है तो राष्ट्रपति दोनों सदनों के गतिरोध को समाप्त करने के लिए संयुक्त बैठक बुला सकता है। जब विधेयक राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया जाता है तो वह या तो विधेयक को अपनी स्वीकृति दे सकता है या उसे रोक सकता है या फिर पुनर्विचार के लिए सदन को वापस कर सकता है। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। इससे पहले ये थोड़ा सा देख लेते हैं साधारण विधेयक और धन विधेयक में अंतर।
इसे लोकसभा या राज्यसभा में कहीं भी पुनर्स्थापित किया जा सकता है और इसे सिर्फ लोकसभा में पुनर्स्थापित किया जा सकता है। इसे या तो मंत्री द्वारा या गैर सरकारी सदस्य द्वारा पुनर्स्थापित किया जा सकता है। इसे सिर्फ मंत्री द्वारा पुनर्स्थापित किया जाता है। यह बिना राष्ट्रपति की संस्तुति के पुनः स्थापित हो जाता है। इसे सिर्फ राष्ट्रपति की संस्तुति से ही पुनर्स्थापित किया जा सकता है। इसे राज्यसभा द्वारा संशोधित या अस्वीकृत किया जा सकता है। इसमें राज्यसभा कोई संशोधन या अस्वीकृति नहीं दे सकती। इसे राज्यसभा अधिकतम 6 मास के लिए रोक सकता है। इसे राज्यसभा अधिकतम 14 दिन के लिए रोक सकता है। इसे राज्यसभा में भेजने के लिए अध्यक्ष के प्रमाणन की जरूरत नहीं होती है। इसे अध्यक्ष के प्रमाणन की जरूरत होती है। इसे दोनों सदनों में पारित होने के बाद राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाता है। असहमत की अवस्था में राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुला सकता है। इसे सिर्फ लोकसभा से पारित होने के बाद राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाता है। इसमें दोनों सदनों के बीच असहमति का कोई अवसर ही नहीं होता है, इसलिए संयुक्त बैठक का कोई उपबंध नहीं है। इसके लोकसभा में अस्वीकृति होने पर सरकार को त्यागपत्र देना पड़ सकता है यदि इसे मंत्री ने पुनः स्थापित किया हो। इसके लोकसभा में अस्वीकृति होने पर सरकार को त्यागपत्र देना पड़ता है। इसे अस्वीकृति पारित या राष्ट्रपति द्वारा पुनर्विचार के लिए भेजा जा सकता है। इसे अस्वीकृत या पारित तो किया जा सकता है लेकिन राष्ट्रपति द्वारा पुनर्विचार के लिए लौटाया नहीं जा सकता है। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। किसी विधेयक पर गतिरोध की स्थिति में संविधान द्वारा संयुक्त बैठक की एक असाधारण व्यवस्था की गई है। यह निम्नलिखित 3 में से किसी एक परिस्थिति में बुलाई जाती है जब एक सदन द्वारा विधेयक पारित कर दूसरे को भेजा जाता है। यह विधेयक को दूसरे सदन द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया यदि सदन विधेयक में किए गए संशोधनों को मानने से असहमत हो या दूसरे सदन द्वारा बिना विधेयक को पास किए 6 महीने से ज़्यादा समय हो जाए। उपरोक्त 3 परिस्थितियों में विधेयक को निपटाने और इस पर चर्चा करने और मत देने के लिए राष्ट्रपति दोनों सदनों की बैठक बुलाता है। उल्लेखनीय है कि संयुक्त बैठक साधारण विधेयक या वित्त विधेयक के मामले में ही आहूत की जा सकती है तथा धन विधेयक या संविधान संशोधन विधेयक के बारे में इस प्रकार की संयुक्त बैठक आहूत करने की कोई व्यवस्था नहीं है। धन विधेयक के मामले में संपूर्ण शक्तियां लोकसभा को हैं जबकि संविधान संशोधन विधेयक के बारे में विधेयक को दोनों सदनों से अलग अलग पारित होना आवश्यक है। संशोधन विधेयक के बारे में दोनों में जो है पारित होना आवश्यक है। 6 मास की अवधि में उस समय को नहीं गिना जाता है जो अन्य सदन में 4 क्रमिक दिनों हेतु सत्रावसान या स्थगन रहा हो। अच्छा, उस समय को नहीं गिना जाता है जब सत्रावसान या स्थगन रहा हो। यदि कोई विधेयक लोकसभा विघटन होने के कारण छूट जाता है तो संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती है लेकिन संयुक्त बैठक तब बुलाई जा सकती है जब राष्ट्रपति उस प्रकार की विधेयक को नोटिस देते हैं जो लोकसभा विघटन से पूर्व जारी की जा सकती है। जो लोकसभा विघटन से पूर्व जारी कर दिया गया हो। राष्ट्रपति द्वारा इस प्रकार का नोटिस देने के बाद
कोई भी सदन इस विधेयक पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकता है। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है तथा इसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष यह दायित्व निभाते हैं। यदि उपाध्यक्ष भी अनुपस्थित हो तो राज्यसभा का उपसभापति यह दायित्व निभाता है। यदि राज्यसभा का उपसभापति भी अनुपस्थित हो तो संयुक्त बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा इस बात का निर्णय किया जाता है कि इस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा। यहाँ यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि साधारण स्थिति में इस संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता राज्यसभा का सभापति नहीं करता है, क्योंकि वह किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। इस संयुक्त बैठक का कोरम दोनों सदनों की कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग होता है। संयुक्त बैठक की कार्यवाही लोकसभा प्रक्रिया नियमों के अनुसार संचालित होती है, न कि राज्य व्यवस्था के नियमों के अनुसार। यदि विवादित विधेयक को इस संयुक्त बैठक में दोनों सदनों के उपस्थित एवं मत वाले सदस्यों की संख्या के बहुमत से पारित कर दिया जाता है तो यह माना जाता है कि विधेयक को दोनों सदनों ने पारित कर दिया है। सामान्यतः लोकसभा के सदस्यों की संख्या अधिक होने के कारण इस संयुक्त बैठक में उसकी शक्ति ज़्यादा होती है। संविधान में यह उपबंध है कि इस संयुक्त बैठक में कोई भी संशोधन केवल 2 परिस्थितियों के अलावा नहीं किया जा सकता है। वे संशोधन जिनके बारे में दोनों सदन अंतिम निर्णय न ले पाए हों तथा वे संशोधन जो इस विधेयक को पारित होने में विलंब के कारणों से अनिवार्य हो गया हो। 1950 से दोनों सदनों की संयुक्त बैठकों को 3 बार बुलाया गया है। विधेयक जो संयुक्त बैठक द्वारा पारित हुए हैं: दहेज प्रतिषेध विधेयक, बैंक सेवा आयोग विधेयक, आतंकवाद निरोधक विधेयक। संसद में बजट। संविधान ने बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण कहा है। दूसरे शब्दों में बजट का संविधान में कहीं उल्लेख नहीं है। यह वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रचलित नाम है तथा इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 112 में किया गया है। इसमें वित्तीय वर्ष के दौरान भारत सरकार के अनुमानित प्रतिपत्रों का और प्राप्तियों और खर्चों का विवरण होता है, जो 1 अप्रैल से प्रारंभ होकर 31 मार्च तक होता है। बजट में निम्नलिखित शामिल हैं: राजस्व एवं पूंजी की अनुमानित प्राप्तियां, राजस्व बढ़ाने की उपाय एवं साधन, खर्च का अनुमान, वास्तविक प्राप्तियों एवं खर्च का विवरण, आने वाले साल के लिए आर्थिक एवं वित्तीय नीति, कर व्यवस्था, खर्च की योजना एवं नई परियोजना। 2017 तक भारत सरकार के 2 बजट होते थे, एक रेलवे बजट और एक आम बजट। पहले बजट में सिर्फ रेलवे मंत्रालय का आय व्यय शामिल होता था, जबकि आम बजट में भारत सरकार के सभी मंत्रालयों रेलवे को आय व्यय को छोड़कर के आय व्यय का विवरण होता था। रेलवे बजट को आम बजट से एकवर्ष समिति रिपोर्ट 1981 की सिफारिश पर 1924 में अलग किया गया। इसके कारण निम्नलिखित थे: रेल वित्त में लचीलापन लाना।
रेलवे को नीति निर्धारण के अवसर उपलब्ध कराना। रेलवे राजस्व से सुनिश्चित वार्षिक अंशदान उपलब्ध कराकर सामान्य राजस्वों की सततता सुनिश्चित करना। रेलवे को अपने विकास के लिए कार्यरत करना। साधारण राजस्व को नियत वार्षिक भाग अदा करने के बाद 2017 में केंद्र सरकार ने रेलवे बजट को केंद्रीय बजट में समाहित करने का निश्चय किया। इसलिए अब भारत सरकार के लिए केवल एक बजट है, यानी यूनियन बजट। संवैधानिक उपबंध। संविधान में बजट के क्रियान्वयन को लेकर निम्नलिखित व्यवस्थाएं उल्लिखित है। राष्ट्रपति को इसे हर वित्त वर्ष में संसद के दोनों सदनों में पेश करवाएगा। बिना राष्ट्रपति की सिफारिश के कोई अनुदान की मांग नहीं की जाएगी। समेकित विधि निर्मित विनियोग के भारत की संचित निधि से कोई धन नहीं निकाला जाएगा। बिना राष्ट्रपति के संस्तुति के कर निर्धारण वाला कोई विधेयक संसद में पुनर्स्थापित नहीं होगा। इस तरह के किसी विधेयक को राज्यसभा में पुनर्स्थापित नहीं किया जाएगा। विधि प्राधिकृत के सिवाय किसी कर की उगाही या संग्रहण नहीं किया जाएगा। संसद किसी कर को कम या समाप्त कर सकती है, लेकिन इसे बढ़ा नहीं सकती। संविधान में संसद के दोनों सदनों की बजट के संबंध में संबंधित भूमिका को भी निम्नलिखित मामलों में व्याख्यायित किया गया है। धन विधेयक या वित्त विधेयक को राज्यसभा में पुनर्स्थापित नहीं किया जा सकता। इसे केवल लोकसभा में पुनर्स्थापित किया जा सकता है। राज्यसभा को अनुदान मांग पर मतदान की कोई शक्ति प्राप्त नहीं है। यह लोकसभा को प्राप्त विशेष सुविधा है। राज्यसभा को 14 दिन में धन विधेयक लोकसभा को लौटा देना चाहिए। लोकसभा इस संबंध में राज्यसभा द्वारा की गई सिफारिशों को स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है। बजट में व्यय अनुमान को भारत की संचित विधि पर भारित व्यय और भारत की संचित निधि से किए गए व्यय को अलग अलग दिखाना चाहिए। बजट राजस्व खाते से व्यय और अन्य व्ययों को पृथक दिखाएगा। भारत की संचित निधि पर चार्ज किया गया खर्च संसद में मत के लिए प्रस्तुत नहीं किया जाएगा, हालांकि इस पर संसद में चर्चा हो सकती है। भारित व्यय। बजट में दो प्रकार के व्यय शामिल होते हैं: भारत की संचित निधि पर भारित व्यय एवं भारत की संचित निधि से किए गए व्यय। भारित व्ययों के संबंध में सदन में मतदान नहीं होता है, अर्थात इस पर केवल चर्चा होती है, जबकि अन्य प्रकार का मतदान कराया जाता है। भारित व्ययों की सूची निम्नानुसार है: राष्ट्रपति की परिलब्धियां एवं भत्ते तथा उसके कार्यालय के अन्य व्यय, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के उपसभापति, लोकसभा के उपाध्यक्ष के वेतन एवं भत्ते, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन, भत्ते एवं पेंशन, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पेंशन, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के वेतन, भत्ते एवं पेंशन, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के वेतन एवं भत्ते, उच्चतम न्यायालय, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्यालय एवं संघ लोक सेवा आयोग के कार्यालय के प्रशासनिक व्यय, जिनमें इन कार्यालयों में कार्यरत कार्मिकों के वेतन, भत्ते एवं पेंशन भी शामिल होते हैं। ऐसे ऋण भार जिनका दायित्व भारत सरकार पर है, जिनके अंतर्गत ब्याज, निक्षेप, निधि भार और
मोचन भार तथा उधार लेने और ऋण सेवा और ऋण मोचन से संबंधित अन्य व्यय है। किसी न्यायालय या मध्यस्थम अधिकरण के निर्णय, डिक्री या पंगर की तुष्टि के लिए अपेक्षित राशियां। संसद द्वारा विहित कोई अन्य व्यय। पारित होने की प्रक्रिया। संसद के बजट निम्नलिखित 6 चरणों से गुजरता है। बजट का प्रस्तुतिकरण, आम बहस, विभागीय समितियों द्वारा जांच, अनुदान की मांग पर मतदान। विनियोग विधेयक का पारित होना, वित्त विधेयक का पारित होना। बजट का प्रस्तुतिकरण। परंपरा में बजट लोकसभा के वित्त मंत्री द्वारा फरवरी माह के अंतिम कार्य दिन को प्रस्तुत किया जाता है। 2017 में बजट 1 फरवरी को प्रस्तुत किया जाने लगा है। 2017 से जो है बजट जो है 1 फरवरी को प्रस्तुत किया जाने लगा है। बजट को सदन के 2 या अधिक खंडों में प्रस्तुत किया जा सकता है और जब ऐसी स्तुति होती है तो प्रत्येक खंड को भी एक बजट के रूप में व्यवहृत किया जाता है। साथ ही बजट पर उस दिन कोई चर्चा नहीं होती जिस दिन उसे प्रस्तुत किया जाता है। बजट को सदन में बजट को प्रस्तुत करते समय वित्त मंत्री सदन में जो भाषण देता है उसे बजट भाषण कहते हैं। लोकसभा में भाषण के अंत में प्रस्तुत बजट अंत में मंत्री बजट प्रस्तुत करता है। राज्यसभा में इसे बाद में पेश किया जाता है। राज्यसभा की अनुदान मांगों पर कटौती का कोई अधिकार नहीं होता है। संसद में प्रस्तुत बजट दस्तावेज में निम्नलिखित सम्मिलित रहते हैं। बजट भाषण, वार्षिक वित्तीय विवरण, अनुदान मांग, विनियोग विधेयक, वित्त विधेयक, FRBM एक्ट, वित्तीय दायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 के अंतर्गत अनिवार्य विवरण, मेट्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट, राजकोषीय नीति रणनीति विवरण, व्यय बजट, प्राप्ति बजट, व्यय स्वरूप, वित्त विधेयक के प्रावधानों की व्याख्या करता ज्ञापन, बजट एक झलक में, परिणाम बजट। पहले बजट के साथ साथ आर्थिक सर्वेक्षण को भी संसद में प्रस्तुत किया जाता था। अब इसे बजट प्रस्तुत करने के 1-2 दिन पहले प्रस्तुत किया जाता था। यह प्रतिवेदन वित्त मंत्रालय द्वारा तैयार किया जाता है जो देश की आर्थिक दशा को दर्शाता है। आम बहस, साधारण बजट को प्रस्तुत करने की तिथि के कुछ दिन बाद एक बजट पर आम बहस चलती रहती है। दोनों सदन इस पर 3 से 4 दिन बहस करते हैं। इस चरण में लोकसभा इसके पूरे या आंशिक भाग पर चर्चा कर सकती है। इससे संबंधित प्रश्नों को उठाया जा सकता है। बहस के अंत में वित्त मंत्री को अधिकार है कि वह इसका जवाब दें। विभागीय समितियों द्वारा जांच, बजट पर आम बहस पूरी होने के बाद सदन 3 या 4 हफ्तों के लिए स्थगित हो जाते हैं। इस अंतराल के दौरान संसद की 24 अस्थायी समितियां अनुदान की मांग आदि की विस्तार से पड़ताल करती हैं और एक रिपोर्ट तैयार करती हैं। इन रिपोर्टों को दोनों सदनों में विचारार्थ रखा जाता है। अस्थायी समिति की यह व्यवस्था 1993 वर्ष 2004 में इसे विस्तृत किया गया से शुरू की गई। यह व्यवस्था विभिन्न मंत्रालयों पर
संसदीय वित्तीय नियंत्रण के उद्देश्य से प्रारंभ की गई थी। अनुदान की मांगों पर मतदान। विभागीय अस्थायी समितियों के आलोक में लोकसभा में अनुदान की मांगों के लिए मतदान होता है। मांगें मंत्रालयवार प्रस्तुत की जाती हैं। पूर्ण मतदान के उपरांत एक मांग अनुदान बन जाती है। इस संदर्भ में दो बिंदु उल्लेखनीय हैं। एक, अनुदान के लिए मतदान लोकसभा की विशेष शक्ति है जो कि राज्यसभा के पास नहीं है। दूसरा, राज्यसभा को मतदान का अधिकार बजट के मताधिकार वाले हिस्से पर ही होता है तथा इसमें भारत की संचित निधि पर भारित व्यय शामिल नहीं होते हैं। इस पर केवल चर्चा की जा सकती है। प्रत्येक मांग पर लोकसभा में अलग से मतदान होता है। इस दौरान संसद सदस्य इस पर बहस करते हैं। सदस्य अनुदान मांगों पर कटौती के लिए प्रस्ताव भी ला सकते हैं। इस प्रकार के प्रस्ताव को कटौती प्रस्ताव कहा जाता है, जिनके 3 प्रकार होते हैं। नीति कटौती प्रस्ताव। यह मांग की नीति के प्रति असहमति को व्यक्त करता है। इसमें कहा जाता है कि मांग की राशि 1 रुपये कर दी जाए। सदस्य कोई वैकल्पिक नीति भी पेश कर सकते हैं। आर्थिक कटौती प्रस्ताव। इसमें इस बात का उल्लेख होता है कि प्रस्तावित व्यय से अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ सकता है। इसमें कहा जाता है कि मांग की राशि को एक निश्चित सीमा तक कम किया जाए। यह या तो मांग में एक मुश्त कटौती हो सकती है या फिर पूर्ण समाप्ति या मांग की किसी मद में कटौती। सांकेतिक कटौती प्रस्ताव। यह भारत सरकार के किसी दायित्व से संबंधित होता है। इसमें कहा जाता है कि मांग में 100 रुपये की कमी की जाए। एक कटौती प्रस्ताव में स्वीकृति के लिए निम्न दशाएं अवश्य होनी चाहिए। यह केवल एक प्रकार की मांग से संबंधित होना चाहिए। इसका स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए तथा इसमें किसी प्रकार की आवश्यक बात नहीं होनी चाहिए। यह केवल एक मामले से ही संबंधित होनी चाहिए। इसमें संशोधन संबंधी या वर्तमान नियम को परिवर्तित करने संबंधी कोई सुझाव नहीं होना चाहिए। इसमें संघ सरकार के कार्य क्षेत्र बाहर किसी विषय का उल्लेख नहीं होना चाहिए। इसमें भारत की संचित निधि पर भारित व्यय से संबंधित कोई विषय नहीं होना चाहिए। इसमें किसी न्यायालयीन प्रकरण का उल्लेख नहीं होना चाहिए। इसके द्वारा विशेषाधिकार का कोई प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है। इसमें पुनर्परिचर्चा का कोई विषय नहीं होना चाहिए जिसके बारे में इसी सत्र में पहले से ही कोई निर्णय लिया जा चुका हो। यह अनावश्यक विषय से संबंधित नहीं होनी चाहिए। यह ऐसे किसी व्यक्ति के चरित्र और आचरण पर परिलक्षित नहीं होनी चाहिए जिसके आचरण को केवल एक सुपुष्ट आधार वाले प्रस्ताव द्वारा ही चुनौती दी जा सकती है। इसे ऐसे विषय की प्रत्याशा नहीं करनी चाहिए जिसे उसी सत्र में प्रस्तुत के लिए पहले से निर्धारित किया गया हो। इसे ऐसे किसी विषय पर चर्चा की मांग नहीं करनी चाहिए जो कि वैधानिक न्यायाधिकरण अथवा से वैधानिक प्राधिकरण जो कि न्यायिक अथवा अर्ध न्यायिक कार्य में संलग्न हो अथवा किसी आयोग अथवा जांच न्यायालय के समक्ष लंबित हों। एक कटौती प्रस्ताव का महत्व इस बात से है कि अनुदान मांगों पर चर्चा का अवसर एवं उत्तरदायी सरकार के सिद्धांत को कायम रखने के लिए सरकार के कार्यकलापों की जांच करना। हालांकि कटौती प्रस्ताव की प्रायोगिक रूप से ज़्यादा उपयोगिता नहीं है।
ये केवल सदन में लाए जाते हैं तथा इन पर चर्चा होती है, लेकिन सरकार का बहुमत होने के कारण इन्हें पास नहीं किया जा सकता। ये केवल कुछ हद तक सरकार पर अंकुश लगाते हैं। अंतिम दिन, यदि चर्चा के लिए आवंटित दिन और अनुदानों की मांगों को मतदान करते हैं, अध्यक्ष सभी शेष मांगों को मतदान के लिए पेश करता है तथा उनका निपटान करता है, फिर चाहे सदस्यों द्वारा इन पर चर्चा की गई हो या नहीं। इसे गिलोटिन के नाम से भी जाना जाता है। विनियोग विधेयक का पारित होना। संविधान में व्यवस्था की गई है कि भारत की संचित निधि से विधि सम्मत विनियोग के सिवाय धन की निकासी नहीं होगी। तदनुसार भारत की निधि से विनियोग के लिए एक विनियोग विधेयक पुनर्स्थापित किया जाता है ताकि धन को निम्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रयुक्त किया जाए। लोकसभा में मत द्वारा दिए गए अनुदान तथा भारत की संचित निधि पर भारित व्यय इसलिए यह कहा गया है कि संसद का पहला कार्य ऐसे समूह का चयन करना है जो सरकार बनाए, उसे सत्ता में बने रहने के लिए तब तक सहायता प्रदान करना जब तक कि इसका विश्वास हो, और विश्वास न हो तो उसे हटाकर और अगले सामान्य चुनाव में इसे लोगों पर छोड़ देना। वित्तीय शक्तियाँ एवं कार्य। संसद की सहमति के बिना कार्यपालिका न ही किसी कर की उगाही कर सकती है और न ही कोई कर लगा सकती है और न ही किसी प्रकार का व्यय कर सकती है। इसलिए बजट को स्वीकृति के लिए संसद के समक्ष रखा जाता है। बजट के माध्यम से संसद सरकार को आगामी वित्त वर्ष में आय एवं व्यय की अनुमति प्रदान करती है। संसद विभिन्न वित्तीय समितियों के माध्यम से सरकार के खर्चों की भी जांच करती है और उस पर नियंत्रण रखती है। इन समितियों में शामिल है लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति एवं सार्वजनिक उपक्रम संबंधी समिति। ये अवैध, अनियमित, अमान्य, अनुचित प्रयोगों एवं सार्वजनिक खर्चों का दुरुपयोग के मामलों को सामने लाती है। इसीलिए कार्यपालिका के वित्तीय मामलों पर संसद का नियंत्रण निम्न दो तरीकों से संभव हो पाता है। बजटीय नियंत्रण, जो कि बजट के प्रभावी होने से पूर्व अनुदान मांगों के रूप में भी होता है। उत्तर बजटीय नियंत्रण, जो अनुदान मांगों को स्वीकृति दिए जाने के बाद 3 वित्तीय समितियों के माध्यम से स्थापित किया जाता है। बजट वार्षिकता के सिद्धांत पर आधारित होता है, जिसमें संसद सरकार को एक वर्ष में व्यय करने के लिए धन उपलब्ध कराती है। यदि मंजूर किया धन वर्ष के अंत तक व्यय नहीं होता है तो शेष धन का ह्रास हो जाता है तथा भारत की संचित निधि में चला जाता है। इस प्रक्रिया को छाछ का सिद्धांत कहते हैं। इससे संसद का प्रभावी वित्तीय नियंत्रण स्थापित होता है तथा उसकी अनुमति के बिना कोई भी आरक्षित कोष नहीं बनाया जा सकता है। हालांकि इस सिद्धांत के कारण वित्त वर्ष के अंत में व्यय का भारी कार्य उत्पन्न हो जाता है, जिसे मार्च रस कहा जाता है। संवैधानिक शक्तियाँ एवं कार्य। संसद में संविधान संशोधन शक्तियाँ निहित हैं तथा वह संविधान में किसी भी प्रकार को जोड़कर, समाप्त करके या संशोधित करके इसमें संशोधन कर सकती है। संविधान के मुख्य भागों को विशेष बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है।
संविधान की कुछ अन्य व्यवस्थाओं को साधारण बहुमत द्वारा संसद बदल सकती है। यह बहुमत संसद में उपलब्ध सदस्यों के बीच से तय होता है। कुछ व्यवस्थाएं ही ऐसी हैं जिसे संसद विशेष बहुमत एवं करीब आधे राज्य विधानमंडल की सहमति के बाद ही संशोधित कर सकती है। कुल मिलाकर संसद संविधान को 3 प्रकार से संशोधित कर सकती है। कुछ ही संशोधन ऐसे हैं जिन्हें संसद विशेष बहुमत एवं आधे से अधिक राज्यों की सहमति से संशोधित कर सकती है। हालांकि संविधान संशोधन की प्रक्रिया की शुरुआत पूर्णतया संसद पर निर्भर करती है, न कि राज्य विधानमंडलों पर। इसका केवल एक अपवाद है, वह है कि कोई भी राज्य इस आशय का प्रस्ताव पारित कर सकता है कि अमुक राज्य में विधान परिषद का गठन कर दिया जाए या उसे समाप्त कर दिया जाए। प्रस्ताव के आधार पर संसद संविधान में आवश्यक संशोधन करती है। संसद की 3 प्रकार के संविधान में 3 प्रकार से संशोधन कर सकती है। 3 प्रकार से संशोधन कर सकती है: साधारण बहुमत द्वारा, विशेष बहुमत द्वारा और विशेष बहुमत द्वारा लेकिन आधे राज्यों के विधानमंडलों की स्वीकृति से। संसद की यह शक्ति असीमित नहीं है, यह संविधान के मूल ढांचे की शर्तानुसार है। दूसरे शब्दों में, संसद संविधान के मूल ढांचे की अतिरिक्त किसी भी व्यवस्था को संशोधित कर सकती है। यह निर्णय उच्चतम न्यायालय ने केशवानंद भारती और मिनर्वा मिल्स मामले में दिया था। न्यायिक शक्तियाँ एवं कार्य। संसद की न्यायिक शक्तियाँ और कार्य में निम्नलिखित शामिल हैं। संविधान के उल्लंघन पर यह राष्ट्रपति को पदमुक्त कर सकती है। यह उप राष्ट्रपति को उसके पद से हटा सकती है। यह उच्चतम न्यायालय मुख्य न्यायाधीश सहित एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, मुख्य चुनाव आयुक्त, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को हटाने के लिए राष्ट्रपति से सिफारिश कर सकती है। यह अपने सदस्यों या बाहरी लोगों को इसकी अवमानना या विशेषाधिकारों के उल्लंघन के लिए दंडित कर सकती है। निर्वाचक शक्तियाँ एवं कार्य। संसद राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य विधानसभाओं के साथ भाग लेती है और उपराष्ट्रपति को चुनती है। लोकसभा अपने अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष को चुनती है, जबकि राज्यसभा उपसभापति का चयन करती है। संसद को यह भी शक्ति है कि वह राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित नियम बना सकती है या उनमें संशोधन कर सकती है। वह संसद के दोनों सदनों एवं राज्य विधायिका के निर्वाचन से संबंधित नियम बना सकती है या उनमें संशोधन कर सकती है। इसी आधार पर संसद ने राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 एवं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 आदि बनाए हैं। अन्य शक्तियाँ एवं कार्य। संसद की अन्य कई शक्तियों एवं कार्यों में शामिल है। यह देश में विचार विमर्श की सर्वोच्च इकाई है। यह राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर बहस करती है। यह 3 तरह के आपातकाल, राष्ट्रीय, राज्य और वित्त की संस्तुति करती है। यह संबंधित राज्य विधानसभाओं की स्वीकृति से विधान परिषद की समाप्ति या उसका गठन कर सकती है। यह राज्यों के क्षेत्र, सीमा एवं नाम से परिवर्तन कर सकती है। यह उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के गठन एवं न्याय क्षेत्र को नियंत्रित करती है
और 2 या अधिक राज्यों के बीच समान न्यायालय की स्थापना कर सकती है। संसदीय नियंत्रण की अप्रभाविता। भारत में सरकार एवं प्रशासन पर संसदीय नियंत्रण प्रायोगिक की तुलना में सैद्धांतिक ज़्यादा है। वास्तव में यह नियंत्रण उतना प्रभावी नहीं है जितना होना चाहिए। इसके लिए कई कारक उत्तरदायी हैं। देश का प्रशासन इतना विशाल एवं जटिल है कि संसद को न तो इतना समय है और न ही इतनी विशेषज्ञता है कि वह प्रशासन पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित कर सके। अनुदान मांगों को तकनीकी प्रकृति के कारण संसद की वित्तीय नियंत्रण व्यवस्था ज़्यादा प्रभावी नहीं बन पाती है। विधायी नेतृत्व कार्यपालिका पर निर्भर होता है तथा कार्यपालिका की नीति निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। संसद का आकार काफ़ी बड़ा है तथा इस पर नियंत्रण रखना काफ़ी कठिन होता है। कार्यपालिका के साथ संसद में बहुमत का समर्थन होता है, फलतः उसकी प्रभावी आलोचना की संभावना समाप्त हो जाती है। लोक लेखा समिति जैसी वित्तीय संस्थाएं कार्यपालिका द्वारा व्यय की गई राशि की जांच बाद में करती हैं। इस प्रकार यह प्रक्रिया पोस्टमार्टम जैसी होती है। गिलोटीन के बढ़े हुए आश्रय से वित्तीय नियंत्रण की संभावना कम हो जाती है। प्रत्यायोजित विधान की अभिवृद्धि से विस्तृत विधि बनाने की संसद की शक्ति कम एवं कार्यपालिका की शक्ति बढ़ जाती है। राष्ट्रपति द्वारा अत्यधिक अध्यादेशों के निर्माण से संसद की विधान बनाने की शक्ति कम हो जाती है। संसदीय नियंत्रण सामान्यतः ढीला, साधारण एवं अधिकांशतया प्रकृति में राजनीतिक होती है। संसद में सशक्त एवं स्थिर विपक्ष के अभाव एवं संसदीय व्यवहार एवं मर्यादाओं के अभाव में देश के प्रशासन पर विधायी नियंत्रण में ढीलापन आता है। राज्यसभा की स्थिति। राज्यसभा की संवैधानिक स्थिति लोकसभा की तुलना में का 3 कोणों से अध्ययन किया जा सकता है। जहाँ राज्यसभा लोकसभा के बराबर हो, जहाँ राज्यसभा लोकसभा के बराबर नहीं हो, जहाँ राज्यसभा की विशेष शक्तियाँ हों जिनकी हिस्सेदारी लोकसभा के साथ नहीं होती। लोकसभा के साथ समान स्थिति। निम्नलिखित मामलों में राज्यसभा की शक्तियाँ एवं स्थिति लोकसभा के समान होती हैं। सामान्य विधेयकों का पुनर्स्थापन और उनको पारित करना। संवैधानिक संशोधन विधेयकों का पुनः स्थापन और उनको पारित करना। वित्तीय विधेयकों का पुनः स्थापन जिनमें भारत की संचित निधि से व्यय शामिल होता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन एवं महाभियोग। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन और पद से हटाया जाना। राज्यसभा उपराष्ट्रपति को अकेले हटाने की पहल कर सकती है। उसे राज्यसभा की एक प्रभावी बहुमत जो विशेष बहुमत का एक प्रकार है और लोकसभा के सामान्य बहुमत की स्वीकृति द्वारा हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति को उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, मुख्य निर्वाचन आयुक्तों एवं लेखा महानियंत्रक को हटाने की सिफारिश। राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश की स्वीकृति। राष्ट्रपति द्वारा घोषित 3 प्रकारों के आपातकालों की स्वीकृति। प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों का चयन। संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री सहित सभी मंत्री दोनों में से किसी एक सदन के सदस्य होने चाहिए।
हालांकि वे केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। संवैधानिक इकाइयों जैसे वित्त आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आदि की रिपोर्ट पर विचार करना। उच्चतम न्यायालय एवं संघ लोक सेवा आयोग के न्याय क्षेत्र में विस्तार। लोकसभा के साथ असमान स्थिति। निम्नलिखित मामलों में राज्यसभा की शक्तियां एवं स्थिति लोकसभा के से असमान है। धन विधेयक को सिर्फ लोकसभा में पुनः स्थगित किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं। राज्यसभा धन विधेयक को अस्वीकृत या संशोधित नहीं कर सकती। इसे विधेयक को सिफारिश या बिना सिफारिश के 14 दिन के भीतर लोकसभा को लौटाना अनिवार्य होता है। लोकसभा राज्यसभा की सिफारिशों को स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है। दोनों मामलों में इसे दोनों सदनों द्वारा स्वीकृत माना जाएगा। वित्त विधेयक अकेले अनुच्छेद 110 का मामला नहीं है। इसे सिर्फ लोकसभा में पुनर्स्थापित किया जा सकता है, लेकिन इसे पारित करने के मामलों में दोनों की शक्तियां समान हैं। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसे बताने की अंतिम शक्ति लोकसभा अध्यक्ष के पास है। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। संयुक्त बैठक में लोकसभा ज़्यादा संख्या से जीतती है, सिवाय इसके कि सत्तारूढ़ पार्टी के सदस्यों की संख्या दोनों सदनों में विपक्ष से कम हो। राज्यसभा सिर्फ बजट पर चर्चा कर सकती है, उसके अनुदानों की मांगों पर मतदान नहीं करती। राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त करने का संकल्प लोकसभा द्वारा ही पारित कराया जा सकता है। राज्यसभा अविश्वास प्रस्ताव पारित कर मंत्रिपरिषद को नहीं हटा सकती। ऐसा इसलिए क्योंकि मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व लोकसभा के प्रति है, लेकिन राज्यसभा सरकार की नीतियों एवं कार्यों पर चर्चा और आलोचना कर सकती है। राज्यसभा की विशेष शक्तियाँ। राज्यसभा को 4 विशेष शक्तियाँ प्रदान की गई हैं जो लोकसभा के पास नहीं है। यह संसद को राज्य सूची अनुच्छेद 249 में से विधि बनाने हेतु अधिकृत कर सकती है। यह संसद को केंद्र एवं राज्य दोनों के लिए नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन हेतु अधिकृत कर सकती है। अनुच्छेद 312। उपरोक्त बिंदुओं का विश्लेषण करने पर ज्ञात होता है कि हमारी संवैधानिक व्यवस्था में राज्यसभा की स्थिति उतनी दुर्बल नहीं है कि जितनी कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स की ब्रिटिश संवैधानिक व्यवस्था में है। दूसरी ओर राज्यसभा की स्थिति उतनी शक्तिशाली भी नहीं है जितनी कि अमेरिकी संवैधानिक व्यवस्था में। वित्तीय मामलों एवं मंत्रिपरिषद के मंत्रियों के ऊपर नियंत्रण के अतिरिक्त अन्य सभी मामलों में राज्यसभा की शक्तियां लोकसभा के बराबर ही हैं। केवल राज्य ही उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया शुरू कर सकता है। दूसरे शब्दों में, उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने संबंधी कोई संकल्प केवल राज्यसभा में ही लाया जा सकता है, न कि लोकसभा में। अनुच्छेद 67। यदि राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल अथवा राष्ट्रपति शासन तथा वित्तीय आपातकाल की घोषणा ऐसे समय करते हैं जबकि लोकसभा भंग की जा चुकी है, अथवा लोकसभा का विघटन इसकी स्वीकृत अवधि के अंदर होता है, तब यह घोषणा अकेले राज्यसभा के अनुमोदन पर भी प्रभावी होगी। अनुच्छेद 352, 356 और 360। यद्यपि राज्यसभा को लोकसभा की तुलना में कम शक्तियां दी गई हैं, लेकिन इसकी उपयोगिता निम्नलिखित आधारों पर है। यह लोकसभा द्वारा जल्दीबाजी में बनाए गए दोषपूर्ण लापरवाही से और अविवेकपूर्ण विधान की समीक्षा और उस
पर विचार के उपबंध के रूप में जांचोपाय है। यह उन अनुभवी एवं पेशेगत लोगों को प्रतिनिधित्व देती है जो सीधे चुनाव का सामना नहीं कर सकते। राष्ट्रपति 12 ऐसे लोगों को राज्यसभा के लिए मनोनीत करता है। यह केंद्र के अनावश्यक हस्तक्षेप के खिलाफ राज्यों के हितों की रक्षा करते हुए संघीय संतुलन को बरकरार रखती है। संसदीय विशेषाधिकार। अर्थ: संसदीय विशेषाधिकार विशेष अधिकार, उन्मुक्तियां और छूटें हैं जो संसद के दोनों सदनों, इनकी समितियों और इनके सदस्यों को प्राप्त होते हैं। यह इनके कार्यों की स्वतंत्रता और प्रभावीता के लिए आवश्यक है। इन अधिकारों के बिना सदन न तो अपनी स्वायत्तता, महानता तथा सम्मान को संभाल सकता है और न ही अपने सदस्यों को किसी भी संसदीय उत्तरदायित्वों के निर्वहन से सुरक्षा प्रदान कर सकता है। संविधान ने संसदीय अधिकार उन व्यक्तियों को भी दिए हैं जो संसद के सदनों या इसकी किसी भी समिति में बोलते तथा हिस्सा लेते हैं। इनमें भारत के महान्यायवादी तथा केंद्रीय मंत्री शामिल हैं। यहाँ यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि संसदीय अधिकार राष्ट्रपति के लिए नहीं है, जो संसद का एक अंतरिम भाग भी है। वर्गीकरण। संसदीय विशेषाधिकार को दो वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। वे अधिकार हैं जिन्हें संसद के दोनों सदन सामूहिक रूप से प्राप्त करते हैं तथा वे अधिकार जिनका उपयोग सदस्य व्यक्तिगत रूप से करते हैं। सामूहिक विशेषाधिकार। संसद के दोनों सदनों के संबंध में सामूहिक विशेषाधिकार निम्न है। इसे अपनी रिपोर्ट, वाद विवाद और कार्यवाही को प्रकाशित करने तथा अन्यों को इसे प्रकाशित न करने देने का भी अधिकार है। 1978 के 44वें संशोधन अधिनियम ने सदन की पूर्व अनुमति बिना संसद की कार्यवाही की सही रिपोर्ट के प्रकाशन की प्रेस की स्वतंत्रता को पुनर्स्थापित किया, किंतु यह सदन की गुप्त बैठक के मामले में लागू नहीं है। यह अपनी कार्यवाही से अतिथियों को बाहर कर सकती है तथा कुछ आवश्यक मामलों पर विचार विमर्श हेतु गुप्त बैठक कर सकती है। यह अपनी कार्यवाही के संचालन, कार्य के प्रबंध तथा इन मामलों के निर्णय हेतु नियम बना सकती है। यह सदस्यों के साथ साथ बाहरी लोगों को इसके विशेषाधिकारों के हनन या सदन की अवमानना करने पर निंदित चेतावनी या कारावास द्वारा दंड दे सकती है। सदस्यों के मामले में बर्खास्तगी या निष्कासन भी। इसे किसी सदस्य की बंदी, अवरोध, अपराध सिद्धि, कारावास या मुक्ति संबंधी तत्कालिक सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। यह जांच कर सकती है तथा गवाह की उपस्थिति तथा संबंधित पेपर तथा रिकॉर्ड के लिए आदेश दे सकती है। न्यायालय सदन या इसकी समिति की कार्यवाही की जांच के लिए निषेधित है। सदन क्षेत्र में पीठासीन अधिकारी की अनुमति के बिना कोई व्यक्ति, सदस्य या बाहरी व्यक्ति बंदी नहीं बनाया जा सकता है और न ही कोई कानूनी कार्यवाही की जा सकती है। व्यक्तिगत विशेषाधिकार। व्यक्तिगत अधिकारों से संबंधित विशेषाधिकार निम्न हैं। उन्हें संसद की कार्यवाही के दौरान, कार्यवाही चलने से 40 दिन पूर्व तथा बंद होने के 40 दिन बाद तक बंदी नहीं बनाया जा सकता है। यह अधिकार केवल नागरिक मुकदमों में उपलब्ध है तथा आपराधिक तथा प्रतिबंधात्मक निषेध मामलों में नहीं। उन्हें संसद में भाषण देने की स्वतंत्रता है।
कोई सदस्य संसद या इसकी समिति में दिए गए वक्तव्य या मत के लिए किसी भी न्यायालय की किसी भी कार्रवाई के लिए जिम्मेदार नहीं है। यह स्वतंत्रता संविधान के प्रावधान तथा संसद की कार्रवाई के नियम एवं अस्थायी आदेश के संचालन से संबंधित है। वे न्याय निर्णय सेवा से मुक्त हैं। वे संसद के सत्र में किसी न्यायालय में लंबित मुकदमे में प्रमाण प्रस्तुत करने या उपस्थित होने के लिए मना कर सकते हैं। विशेषाधिकारों का हनन एवं सदन की अवमानना। जब कोई व्यक्ति या प्राधिकारी किसी संसद सदस्य की व्यक्तिगत और संयुक्त क्षमता में इसके विशेषाधिकारों, अधिकारों और उन्मुक्तियों का अपमान या उन पर आक्रमण करता है तो इसे अपराध विशेषाधिकार हनन कहा जाता है और यह सदन द्वारा दंडनीय है। किसी भी तरह का कृत्य या चूक जो सदन इसके सदस्यों या अधिकारियों के कार्य संपादन में बाधा डाले, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सदन की मर्यादा, शक्ति तथा सम्मान के विपरीत परिणाम दे, सदन की अवमानना माना जाएगा। यद्यपि दो अभिव्यक्तियों विशेषाधिकार हनन और सदन की अवमानना को एक दूसरे के लिए प्रयुक्त किया जाता है, तथापि इनके अर्थ भिन्न हैं। सामान्यतः विशेषाधिकार हनन सदन की अवमानना हो सकती है। इसी प्रकार सदन की अवमानना में विशेषाधिकार हनन शामिल हो सकता है। तथापि सदन की अवमानना के अर्थ का व्यापक प्रभाव है। विशेषाधिकार हनन के बिना भी सदन की अवमानना हो सकती है। इसी प्रकार ऐसे कृत्य जो किसी विशिष्ट क्षेत्र विशेषाधिकार का हनन नहीं है परंतु वे सदन की मर्यादा और प्राधिकार के विरुद्ध सदन की अवमानना हो सकते हैं। उदाहरण के लिए सदन के विधायी आदेश को न मानना विशेषाधिकार का हनन नहीं है परंतु सदन की अवमानना के लिए दंडित किया जा सकता है। विशेषाधिकारों के स्रोत मूल रूप में संविधान अनुच्छेद 105 में दो विशेषाधिकार बताए गए हैं। ये हैं संसद में भाषण देने की स्वतंत्रता तथा इसकी कार्यवाही के प्रकाशन का अधिकार। अन्य विशेषाधिकारों के संदर्भ में ये ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स, इसकी समितियों तथा आरंभ तिथि 26 जनवरी 1950 से इसके सदस्यों की तरह समान है जब तक कि संसद द्वारा घोषित न हो। 1978 का 44वां संशोधन अधिनियम कहता है कि संसद के दोनों सदनों के अन्य विशेषाधिकार इसकी समितियों और सदस्यों को आरंभ होने की तिथि जून 79 से ही प्राप्त हैं। इसका अर्थ है कि विशेषाधिकार के संबंध में सभी स्थिति समान रहेगी। दूसरे शब्दों में संशोधन सिर्फ मौखिक रूप से संशोधित होगा। इसे ब्रिटिश ऑफ कॉमन्स के संदर्भ में बिना किसी परिवर्तन के लिया गया है। यह उल्लेखनीय है कि संसद ने अब तक विशेषाधिकारों को संहिताबद्ध करने के संबंध में कोई विशेष विधि नहीं बनाया है। वे 5 स्रोतों पर आधारित हैं: संवैधानिक उपबंध, संसद द्वारा निर्मित अनेक विधियां, दोनों सदनों के नियम, संसदीय परंपरा और न्यायिक व्याख्या। संसद की संप्रभुता। संसद की संप्रभुता का सिद्धांत ब्रिटिश संसद से संबंधित है। संप्रभुता का मतलब राज्य की सर्वोच्च शक्ति है। ग्रेट ब्रिटेन में सर्वोच्च शक्ति संसद में निहित है। इसके प्रभाव एवं न्याय क्षेत्र पर वहाँ कोई विधिक प्रतिबंध नहीं है। अतः संसद की संप्रभुता, संसदीय सर्वोच्चता ब्रिटिश संवैधानिक व्यवस्था की महत्वपूर्ण विशेषता है। ब्रिटेन में सर्वोच्च शक्ति संसद में निहित है।
ब्रिटिश न्यायवादी एवी डायसी के मतानुसार इस सिद्धांत के 3 अनुप्रयोग हैं। संसद किसी कानून को संशोधित, प्रतिस्थापित या विधि को निरसित कर सकती है। ब्रिटिश राजनीतिक विश्लेषक डी लोलमे कहते हैं कि ब्रिटिश संसद एक महिला को पुरुष और पुरुष को महिला बनाने की अलावा सब कुछ कर सकती है। ये कौन कहता है? डी लोलमे। संसद संवैधानिक कानूनों को उसी प्रक्रिया की तरह बना सकती है जैसे साधारण कानून। दूसरे शब्दों में ब्रिटिश संसद में सांविधानिक प्रभाव एवं विधिक प्रभाव में कोई अंतर नहीं है। संसदीय विधि को न्यायपालिका अवैध घोषित नहीं कर सकती, जिससे वह असंवैधानिक हो जाए। दूसरे शब्दों में ब्रिटेन में न्यायिक समीक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। दूसरी तरफ भारतीय संसद की संप्रभु इकाई नहीं कहा जा सकता, जैसा कि इसके प्रभाव व न्याय क्षेत्र में न्यायिक अवरोध है। जो तत्व जो भारतीय संसद की संप्रभुता को सीमित करते हैं वे हैं संविधान की लिखित प्रकृति। हमारे देश का संविधान मूलभूत विधि है। इसमें संघ सरकार के तीनों अंगों के लाभ क्षेत्र, प्रभाव एवं उनके आपस में संबंधों को परिभाषित किया गया है। इस तरह संविधान से इतर संसद के पास क्रियान्वयन को कुछ नहीं है। यही नहीं, कुछ संशोधनों के लिए आधे से अधिक राज्यों की संस्तुति भी जरूरी होती है। ब्रिटेन में न तो संविधान लिखित में है और न ही वहाँ कोई मूलभूत विधि है। सरकार की संघीय व्यवस्था। भारत में शासन की फेडरल प्रणाली है, जिसमें संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का संवैधानिक विभाजन है। दोनों स्वयं को प्राप्त विषयों पर क्रियान्वयन करते हैं। अतः संसद की विधि निर्माण की शक्ति केवल संघीय सूची और समवर्ती सूची के विषयों तक सीमित है, लेकिन इस शक्ति को राज्य सूची में विस्तारित नहीं किया जा सकता, सिवाय 5 असाधारण परिस्थितियों के, वह भी अल्प समय के लिए। दूसरी तरफ ब्रिटेन में सरकार की एकात्मक व्यवस्था है। इस तरह सारी शक्ति केंद्र में निहित है। न्यायिक समीक्षा की व्यवस्था। अगर स्वतंत्र न्यायपालिका के साथ न्यायिक समीक्षा की शक्ति हमारी संसद की सर्वोच्चता पर रोक लगाती है। उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय दोनों संसद द्वारा प्रभावी विधि को संवैधानिक घोषित कर सकते हैं यदि वे संविधान से किसी उपबंध का उल्लंघन करते हैं। दूसरी तरफ ब्रिटेन के न्यायिक समीक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। ब्रिटिश न्यायालय संसदीय विधि को बिना उसकी संवैधानिकता, वैधता या उचित कारण जाने विशेष मामलों में लागू कर सकता है। मूल अधिकार। संविधान के भाग 3 के अंतर्गत न्यायोचित मूल अधिकारों को संहिता को शामिल कर संसद के प्राधिकार को सीमित किया गया है। अनुच्छेद 13 राज्य की किसी भी ऐसी विधि को बनाने से प्रतिबंधित करता है जो मूल अधिकार के किसी भाग या उसे पूर्ण रूप से निरसन करे। इस तरह एक संसदीय विधि जो मूल अधिकारों का हनन करे उसे अवैध माना जाएगा। दूसरी तरफ ब्रिटेन के संविधान में न्यायोचित मूल अधिकारों की कोई अलग संहिता नहीं है। ब्रिटिश संसद में इस तरह का भी कोई कानून नहीं बनता जो नागरिकों के मूल अधिकारों पर हो। इसका मतलब यह नहीं कि ब्रिटिश नागरिक को अधिकार ही प्राप्त नहीं है, यद्यपि वहाँ अधिकारों की गारंटी चार्टर नहीं है,
लेकिन ब्रिटेन में विधि का नियम होने के कारण अधिकतम स्वतंत्रता है। तथापि हमारी संसद की संगठनात्मक एवं नामावली पद्धति उसी तरह है जैसे ब्रिटिश संसद की, परंतु दोनों में काफ़ी अंतर है। भारतीय संसद ब्रिटिश संसद की संप्रभु इकाई होने के अर्थ में एक संप्रभु इकाई नहीं है। ब्रिटिश संसद के विपरीत भारतीय संसद का प्राधिकार परिभाषित, सीमित एवं प्रतिबंधित है। इस उपलक्ष्य में भारतीय संसद अमेरिकी विधायिका कांग्रेस के रूप में जाना जाता है। ये समान है। अमेरिका में भी कांग्रेस की संप्रभुता वैधानिक रूप से संविधान के लिखित शब्दों, सरकार की संघीय व्यवस्था, न्यायिक समीक्षा और तथा अधिकारों के विधेयकों द्वारा प्रतिबंधित है। ये केंद्र शासित प्रदेश है और राज्य हैं, और इधर सीटों की संख्या और इधर लोकसभा में सीटों की संख्या। मूल अधिकार। संविधान के भाग 3 के अंतर्गत न्यायोचित मूल अधिकारों की संहिता को शामिल कर संसद के प्राधिकार को सम्मिलित किया गया। अनुच्छेद 13 राज्य को किसी भी ऐसी विधि को बनाने से प्रतिबंधित करता है जो मूल अधिकार के किसी भाग या इसे पूर्ण रूप में निरसन करे। इस तरह एक संसदीय विधि जो मूल अधिकारों का हनन करे उसे अवैध माना जाएगा। दूसरी तरफ ब्रिटेन के संविधान में न्यायोचित मूल अधिकारों की कोई अलग संहिता नहीं है। ब्रिटिश संसद में इस तरह का भी कोई कानून नहीं बनता जो नागरिकों के मूल अधिकारों पर हो। इसका मतलब यह नहीं कि ब्रिटिश नागरिकों को अधिकार ही प्राप्त नहीं है। यद्यपि वहाँ अधिकारों का गारंटी चार्टर नहीं है, लेकिन ब्रिटेन में विधि का नियम होने के कारण अधिकतम स्वतंत्रता है। तथापि हमारी संसद की संगठनात्मक एवं नामावली पद्धति उसी तरह है जैसे ब्रिटिश संसद की, परंतु दोनों में काफ़ी अंतर है। भारतीय संसद ब्रिटिश संसद की संप्रभु इकाई होने के अर्थ में एक संप्रभु इकाई नहीं है। ब्रिटिश संसद के विपरीत भारतीय संसद का प्राधिकार परिभाषित, सीमित एवं प्रतिबंधित है। इस परिप्रेक्ष्य में भारतीय संसद अमेरिकी विधायिका कांग्रेस के रूप में जाना जाता है के समान है। अमेरिका में भी कांग्रेस की संप्रभुता वैधानिक रूप से संविधान के लिखित शब्दों, सरकार की संघीय व्यवस्था, न्यायिक समीक्षा तथा अधिकार के विधेयकों द्वारा प्रतिबंधित है। आंध्र प्रदेश राज्यसभा में 11 सीटें, लोकसभा में 25 सीटें। अरुणाचल प्रदेश में राज्यसभा में 1 सीटें और लोकसभा में 2 सीटें। असम में राज्यसभा में 7 सीटें, लोकसभा में 14 सीटें। बिहार में राज्यसभा में 16 सीटें और लोकसभा में 40 सीटें। छत्तीसगढ़ में राज्यसभा में 5 सीटें, लोकसभा में 11 सीटें। गोवा में 1 सीटें, लोकसभा में 2 सीटें। गुजरात में 11 सीटें राज्यसभा में, 26 सीटें लोकसभा में। और हरियाणा में 5 सीटें राज्यसभा में, 10 सीटें लोकसभा में। हिमाचल प्रदेश में 3 सीटें राज्यसभा में, 4 सीटें लोकसभा में। झारखंड में 6 सीटें राज्यसभा में, 14 सीटें लोकसभा में। कर्नाटका में 12 सीटें राज्यसभा में और 28 सीटें लोकसभा में। केरल में 9 सीटें राज्यसभा में और 20 सीटें
लोकसभा में। मध्य प्रदेश में 11 सीटें राज्यसभा में और 29 सीटें लोकसभा में। महाराष्ट्र में 19 सीटें राज्यसभा में, 48 सीटें लोकसभा में। मणिपुर 1 सीटें 2 सीटें। मिजोरम 1 सीटें। मेघालय 1 सीटें 2 सीटें। मिजोरम 1 सीटें 2 सीटें। मिजोरम 1 सीटें 1 सीटें। नागालैंड 1 सीट 1 सीट। यहाँ भी वही, उड़ीसा में 10 सीटें 21 सीटें। पंजाब 7 सीटें 13 सीटें। और राजस्थान में 10 सीटें और 25 सीटें। सिक्किम में 1 सीटें 1 सीटें। तमिलनाडु में 18 सीटें 39 सीटें। तेलंगाना में 7 सीटें 17 सीटें। त्रिपुरा में 1 सीट 2 सीटें। उत्तराखंड में 3 सीटें 5 सीटें। उत्तर प्रदेश में 31 सीटें राज्यसभा में और 80 सीटें जो है लोकसभा। बंगाल में 16 सीटें राज्यसभा में, 42 सीटें लोकसभा में। केंद्र शासित प्रदेश में लोकसभा में 1 सीट। और अंडमान निकोबार में और चंडीगढ़ में भी 1 सीट है। दादरा नगर हवेली में भी 1 सीट और दमन और दीव में भी 1 सीट है। दिल्ली 7 सीटें। लक्षद्वीप 1 सीटें 1 सीटें। जम्मू 4 सीटें 5 सीटें। लद्दाख 1 सीट है। कुरु 19 सदस्य। कुल 245 राज्यसभा में और 545 लोकसभा में। लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटें। आंध्र प्रदेश में 42 सीटों में अनुसूचित जाति के लिए 6 सीटें और अनुसूचित जनजाति के लिए 2 सीटें। असम में कुल 14 सीटें। 14 सीटें। ये बहुत ज़्यादा इसमें कुछ जानने समझने का है नहीं। लोकसभा की अवधियां प्रथम लोकसभा से लेकर वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष तक समावलंकर से शुरू करते हैं। पहला जो था वो 38 दिन का जो है बैठक थी। लोकसभा की अवधियां प्रथम लोकसभा से वर्तमान लोकसभा तक। पहली 1952 से 57 तक। कार्यकाल पूरा करने के 38 दिन पहले ही जो है विघटन। दूसरा जो है अपना कार्यकाल पूरा करने के 40 दिन पहले विघटित हो गई। तीसरा जो है कार्यकाल पूरा करने के 44 दिन पहले विघटित। चौथा 79 दिन पहले विघटित। पांचवा 1 वर्ष के लिए 2 बार बढ़ाया गया। हालांकि लोकसभा पर 5 वर्ष 6 दिन की अवधि के बराबर बाद विघटित हो गए। छठी 77 से 79 2 वर्ष 4 माह एवं 28 दिन में विघटित हो गई।
80 से 84। अपना कार्यकाल पूरा होने के 20 दिन पहले विघटित हो गई थी। 86 अपना कार्यकाल पूरा होने के 48 दिन तक पहले तक वितरित हो गए। क्या 1996 से 97 1 वर्ष 2 माह एवं 25 दिन बाद विघटित हो गई। 98 99 1 वर्ष 1 माह एवं 4 दिन बाद विघटित हो गई। 13 पहले जो है लोकसभा के जो पहले अध्यक्ष थे, यहाँ पे लोकसभा अध्यक्ष के बारे में पहले जो अध्यक्ष थे वो गणेश वासुदेव मावलंकर थे और दूसरे एम.एन. अयंगर थे, उपाध्यक्ष जो बोलते हैं वो, और एम.ए. अयंगर। फिर तीसरा हुकुम सिंह। चौथा नीलम संजय रेड्डी। पांचवा डॉक्टर गुरदयाल सिंह। छठा डॉक्टर गुरदयाल सिंह ढिल्लो। सातवां बलराम भगत। छठा नीलम संजय रेड्डी। के.डी. हेगड़े। सातवां डॉक्टर बलराम जाखड़। आठवां डॉक्टर बलराम जाखड़। दसवीं लोकसभा शिवराज बी पाटिल से लास्ट में इधर। 16वां 15वीं मीरा कुमार। 16वां सुमित्रा महाजन। और 17वां जो है ओम बिरला। अनुच्छेद 79 संसद का गठन। 80 राज्यसभा का संगठन। 81 लोकसभा का संगठन। 82 जनगणना के बाद पुनर्समायोजन। 83 संसद के सदनों की अवधि। 84 संसद की सदस्यता के लिए योग्यता। संसद के सत्र अवसान व विघटन भंग। राष्ट्रपति का सदनों को संबोधित करने तथा संदेश देने का अधिकार है। राष्ट्रपति का विशेष संबोधन। सदनों के प्रति मंत्रियों एवं अटॉर्नी जनरल के अधिकार। संसद के पदाधिकारी गण। राज्यसभा के सभापति तथा उपसभापति। राज्यसभा के उपसभापति पद की रिक्ति, त्याग पत्र तथा विमुक्ति। सभापति के कर्तव्यों के निर्वहन अथवा सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति की शक्ति। सभापति अथवा उपसभापति का सदन की अध्यक्षता के लिए विरत होना, जबकि उनकी विमुक्ति संबंधी कोई प्रमाण विचाराधीन हो। लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष। 93 लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। 94 लोकसभा के उपाध्यक्ष पद की रिक्ति, त्यागपत्र और विमुक्ति। 95 लोकसभा उपाध्यक्ष अथवा किसी अन्य व्यक्ति का लोकसभा अध्यक्ष के कर्तव्यों का निर्वहन करना, लोकसभा अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की शक्ति। 96वां लोकसभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का सदन को अध्यक्षता में विरत रहने, जबकि उनकी विमुक्ति संबंधी कोई विचाराधीन हो। 97वां सभापति एवं उपसभापति तथा लोकसभा अध्यक्ष एवं
अनुच्छेद 99 कार्यवाहियों का संचालन। सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण। 100वां दोनों सदनों में मतदान रिक्तियों तथा कोरम की पूर्ति के बिना भी सदन का कार्य स्वीकार सदस्यों की अयोग्यता। सीटों की रिक्ति जनसंख्या से अयोग्य ठहरना।